हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 8। सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रैक्टिस पेपर है जो हम इस वीडियो में करेंगे और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी वीडियो आप सब बच्चों के लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम इस पेपर को हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी। और दोनों ही वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख सकते हो। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा क्लास 7th सभी सैम्पल पेपर का, सभी प्रैक्टिस पेपर, सभी कुछ आपको हर एक सब्जेक्ट के वहाँ से मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और ये जो एसएसटी का पेपर है आपका 26 तारीख को होगा मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों के लिए। 26 फरवरी को है मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे और 27 फरवरी को रहेगा इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए। क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 60। जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं बच्चों। सामान्य निर्देश क्या दिए गए हैं। टोटल आपके 14 क्वेश्चन रहेंगे, 6 जो है सेक्शन रहेंगे। फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें 1 से 15 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 2 से 5 तक लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। 6 और 7 जो है लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का, ठीक है। और नेक्स्ट 8 और 9 ये जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का। नेक्स्ट देखिए 10 से 13 आपका केस आधारित प्रश्न रहेगा, ठीक है, जिसमें आपके 3 उप प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा। खंड 6 में मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का रहेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। खंड क दिया गया है, देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। सही विकल्प का चयन वो आपको यहाँ पर करना है। तो नीचे दिए गए उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए, सिखों ने डैश व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से 20% लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो क्या आ जाएगा? राखी, ठीक है, राखी व्यवस्था उन्होंने स्थापित की थी। नेक्स्ट देखिए, सही मिलान की जो है पहचान कीजिए। तो प्रथम मुगल शासक जो है औरंगजेब, ये नहीं होगा। प्रथम मुगल शासक अकबर, प्रथम मुगल शासक जहांगीर या बाबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। प्रथम मुगल शासक कौन थे? बाबर थे। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? केवल 1 और 2 जो है इसमें ठीक है। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था और रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इसमें हमारा केवल 1 और 2 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी थर्ड, रजिया सुल्तान का संबंध काकतीय वंश से था, ये ठीक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल शासकों के संदर्भ में सही है, वो बताना है आपको कौन सा सही है। तो वो जो हैं किसमें? मुगल उत्तराधिकार के सहदायाद के नियम में विश्वास रखते थे। क्लियर? और सुलह-ए-कुल की नीति भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका प्रतिपादन बाबर ने नहीं किया, इसका प्रतिपादन किसने किया था? अकबर ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है खराज क्या था। तो खराज जो है वो क्या था? वो एक तरह का कर था जो कि किस पर लगाया गया था? कृषि पर लगाया जाने वाला कर था। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कृषि पर लगाया जाने वाला कर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? तो राजस्व मंत्री कौन था अकबर का? वो था टोडरमल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वायुमंडल में प्राप्त गैसों को कम से अधिक क्रम में लगाइए। तो कम से अधिक में लगाना है, तो सबसे कम कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, देन आर्गन, देन ऑक्सीजन है 21%, देन 78% नाइट्रोजन है। तो डी हमारा यहाँ से आंसर रहेगा। जैवीय पर्यावरण का उदाहरण आपको बताना है। तो जैविक पर्यावरण का उदाहरण क्या हो जाएगा? पौधे जो है वो जैविक पर्यावरण का उदाहरण रहेगा। क्लियर? बाकी जो ये पत्थर, मृदा, वायु, ये सब किसके हैं? अजैविक के रहेंगे। गलत मिलान की पहचान आपको यहाँ से करनी है। तो गलत मिलान में क्या आ जाएगा? देखिए, महाद्वीप उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ब्राज़ील जो है वो एक महाद्वीप नहीं है, वो क्या है? वो एक देश है। तो डी हमारा आंसर रहेगा। कौन सा लवणीय जल का स्रोत है? तो नदियाँ, भूमिगत जल, बर्फ छत्रक, महासागर। तो इनमें आंसर महासागर होगा। महासागर के अंदर बहुत सारा क्या होता है? नमक होता है, लवण होते हैं, तो महासागर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्लियर, तो यहाँ से कर लेंगे। अगला प्रश्न है, एक राज्य की विधानसभा में कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या कितनी है बच्चे? 68 है। तो बताइए बहुमत पाने के लिए किसी दल को कम से कम कितने विधायकों की आवश्यकता होगी? तो कितने विधायकों की आवश्यकता होनी चाहिए? तो देखिए हाफ से चाहे एक ज़्यादा हो, आधे से एक ज़्यादा हो, लेकिन आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर। अब इसमें आधे से ज़्यादा क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? 35 है ना। 35 तो कम से कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जो आपको डाटा दिया हुआ है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करनी है। तो शॉपिंग मॉल अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते हैं। शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड सामान मिलते हैं, तो ये भी हमारा रहेगा सही कथन यही है। तो शॉपिंग मॉल ग्रामीण क्षेत्र में तो मिलते नहीं है, ब्रांडेड सामान मिलता है, ये बिल्कुल ठीक है। शॉपिंग मॉल में सामानों की कीमत साप्ताहिक बाजार की तुलना में कम होती है, ये तो सोच ही नहीं सकते। शॉपिंग मॉल में अलग अलग मंजिलों पर एक ही तरह का सामान मिलता है, ऐसा तो नहीं है, सारी अलग अलग दुकानें होती हैं अलग अलग मंजिलों पे, है ना। तो ये भी आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 अभिकथन और कारण दिए गए हैं, तो आपको बताना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें मध्यम भोजन की व्यवस्था सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में की गई थी और इसकी व्यवस्था ने समानता को बढ़ावा दिया है। तो ये दोनों बात तो ठीक है, लेकिन ये इससे के एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है, अति लघु उत्तर या प्रश्न रहेंगे। तो इसमें है, तारीख या त्वारीख की किन्हीं 2 सीमाओं का उल्लेख आपको करना है। तो तारीख या त्वारीख में देखिए, त्वारीख जो है वो 2 सीमाएं क्या थी इसकी? तो इसकी सीमाएं यहाँ से कर लेंगे कि त्वारीख के लेखक सामान्यतः कहाँ रहते थे? नगरों में रहते थे। क्लियर। इसीलिए त्वारीख में गाँव का विवरण जो है वो सामान्यतः नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या लिख देंगे? वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए और उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखे जाते थे, इसीलिए तथ्यों की विश्वसनीयता पर संदिग्ध है। यानी वो उनके लिए अच्छा लिखते थे ताकि उनसे बहुत अच्छे अच्छे इनाम जो है वो उनसे मिल जाएं। ठीक है। इसीलिए जो भी उनके द्वारा लिखा गया है वो ऑथेंटिक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये इसकी क्या है? 2 सीमाएं रहेंगी। अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, मुक्ति के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख आपको करना है। तो मुक्ति के कौन कौन से 2 कार्य हैं जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो? तो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। एक तो है कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करते थे। दूसरा, अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। जो भी उनको एरिया दिया जाता था, इक्त मतलब जो भी एरिया होता था उनका, उसमें वो कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे। तो ये इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपको कबीर जी की सबसे प्रिय लगने वाली कोई 2 शिक्षाओं का उल्लेख करना है। तो कबीर जी की शिक्षाएं आपने ज़रूर पढ़ी होंगी, उसमें से आपको कौन सी अच्छी लगती है वो आपको बताना है। तो जो कबीर जी हैं उन्होंने बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का तिरस्कार किया। ठीक है, यानी उन्होंने पूजा पाठ जो होती है उसका विरोध किया था। आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकने वाली भाषा का उन्होंने प्रयोग किया ताकि आम आदमी जो है वो भाषा को समझ सकें, उसको जो है अपने जीवन उसमें क्या कर सके, प्रैक्टिकली उसको अपना सके, ताकि जो भी टीचिंग्स जो भी शिक्षाएं दी जाती थी लोगों को, भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति पर उन्होंने बल दिया। तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई है तो वो भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, जैवमंडल को परिभाषित करना है। जैवमंडल क्या होता है? बहुत ही आसान सा पेपर है बच्चों। जैवमंडल है पृथ्वी की वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को क्या करते हैं? जीवन को संभव बनाते हैं। वो क्या कहलाता है? वो जैवमंडल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, वायुमंडल को परिभाषित कीजिए। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? तो हमारे चारों तरफ क्या है? हमारे चारों तरफ जो वायु की परत है जो फैली हुई है अर्थ के चारों ओर, वो क्या कहलाती है? वो सारी वायुमंडल कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला है, कुछ विधायक, प्रश्न 5 है, कुछ विधायक मंत्री कैसे बन जाते हैं? तो कुछ विधायक जो है वो मंत्री कैसे बन जाते हैं? तो विधायक जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जनता के द्वारा चुनने के बाद उनमें से ही कुछ विधायकों को मंत्री के रूप में चयन किया जाता है। ठीक है। तो जैसे कि दिल्ली में जो विधायक हैं वो चुने गए, अब उन्हीं में से किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया जाएगा, किसी को जो है स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाएगा, क्लियर, किसी को परिवहन मंत्री बना दिया जाएगा। तो उनमें से ही जो विधायक चुने गए उनमें से ही अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय दे दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अगला प्रश्न दिया गया है खंड ग, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो इसमें देखिए, यदि आपको मोबाइल फ़ोन खरीदना हो तो आप किस प्रकार के बाज़ार से खरीदना पसंद करेंगे और क्यों? तो ये आपको खुद से करना है। अब आपको फ़ोन खरीदना है तो आप कैसे बाज़ार में जाओगे? आप होलसेलर मार्केट में जाओगे, रिटेलर के पास जाओगे, कहाँ से मोबाइल फ़ोन खरीदना पसंद करोगे और क्यों? तो वो आप सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है, तो अपने शब्दों में लिखना है। ये क्वेश्चन जो है किसी तरह किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब इसमें आपका ओपिनियन पूछा गया है। अथवा देखिए, बाजार श्रृंखला में थोक व्यापारियों का महत्व जो है वो आपको लिखना है कि जो थोक व्यापारी होते हैं, जो होलसेलर का काम करते हैं, उनका क्या महत्व है। तो उनका बहुत महत्व है। वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदते हैं। फिर जो वैसे व्यापारी होते हैं, रिटेलर शॉप वाले, वो उनसे सामान लेते हैं और हमारे तक पहुंचाते हैं। तो वो बीच में क्या काम कर रहे हैं? बीच में कड़ी का काम कर रहे हैं। तो ये जो उत्पादक हैं और उपभोक्ता हैं, उत्पादक यानी जैसे फैक्ट्री से सामान उठाएंगे थोड़ा सस्ते माल पर और फिर हमें बेचेंगे थोड़ा सा बीच में अपना प्रॉफिट कमा के, है ना। तो किसके रूप में काम किया उन्होंने? एक कड़ी के रूप में काम किया। दूसरा, थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में उत्पादक से वस्तुएं खरीदकर खुदरा व्यापारी की ज़रूरत के हिसाब से उन्हें बेचता है और जो आखिरकार उपभोक्ता तक उसे पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसकी अनुपस्थिति में कई ज़रूरत की चीज़ें उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाती है, समय एवं धन दोनों की बचत करता है। तो सारी चीज़ें जो होलसेलर वाले हैं वो लेकर आते हैं और फिर लोगों तक पहुंचाते हैं। इससे हमारा जो धन है, समय है, उनकी बचत होती है। अब अगर हम एक छोटी सी चीज़ चाहिए और उसके लिए फैक्ट्री जाना पड़े तो आप सोचिए कि कैसे मैनेज होगा, नहीं हो पाता ना। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बीच में कड़ी का काम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समताप मंडल, क्वेश्चन नंबर 7 का ए है। समताप मंडल की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। समताप मंडल जो है वो पृथ्वी के जो पर्यावरण है हमारा, उसकी एक परत है। तो ये परत, ये शोभ मंडल के ऊपर की परत है जो लगभग 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये जो परत है इसमें बादल और मौसमी संबंधी घटनाओं से ये क्या है, से लगभग मुक्त होती है। ठीक है, यानी इसके अंदर जो भी बादल और मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं उनका असर इस परत में नहीं होता और यही कारण होता है कि यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए क्या होती हैं, आदर्श होती हैं। यानी जो हवाई जहाज़ उड़ते हैं वो किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला दिया गया है, शोभ मंडल की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो शोभ मंडल की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में बताना है। तो शोभ मंडल के देखिए क्या हो जाएगा, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। कौन सी परत है? वायुमंडल की सबसे निचली, और जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। ठीक है, और इसी मंडल में हम मौजूद हवा में क्या लेते हैं? इसी के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, जिसके अंदर हम अच्छे प्रकार से सांस ले पाते हैं। और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो स्तर है वो कम होता जाता है और ज़्यादा ऊपर हम बिना सिलेंडर के सांस नहीं ले पाते। क्लियर। तो इसीलिए इसके अंदर जो मौजूद वायु है उसी की वजह से हम सांस ले पाते हैं। मौसम की लगभग सारी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, वो सभी इसी परत के अंदर होती हैं। तो जो भी मौसम के अंदर चेंजेस होते हैं वो सभी किस में होते हैं? शोभ मंडल में। जबकि समताप मंडल में ऐसे नहीं होते, इसीलिए हवाई जहाज़ उड़ाना उस लेयर में जो है सही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, खंड घ करेंगे। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ये बाकी कितने के थे? ये 3 मार्क्स के थे। तो इसमें दिया गया है, महासागरीय धाराओं की कोई 5 विशेषताएं आपको बतानी है। तो महासागरीय जो धाराएं हैं उनकी क्या क्या विशेषता रहेंगी? तो ये महासागरीय सतह पर जो है नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं हैं, गर्म व ठंडी धाराएं हैं। गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। ये तापमान को प्रभावित करती हैं। ठीक है, गर्म एवं ठंडी जल धारा के मिलने का स्थान सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र। तो ये इसमें आप आंसर लिख देंगे कि गर्म और ठंडी जल धारा के मिलने का स्थान होता है ये, और यहाँ पर मत्स्य क्षेत्र यानी मछलियों का पालन जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से आंसर कर लेंगे।
अगला है सुनामी क्या है, यह मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो सुनामी क्या है यह आपको बताना है। तो सुनामी सभी बच्चे जानते हैं। तो भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल वो क्या होता है, अत्यधिक विस्थापित होता है। यानी भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, जल के नीचे भूस्खलन हो जाए, क्लियर है, लैंडस्लाइडिंग वगैरह, तो उसके कारण क्या होता है कि महासागर जल वो अत्यधिक क्या हो जाता है, अपनी जगह से हिलने लगता है, विस्थापित होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे सुनामी कहा जाता है। यानी बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं और उन लहरों की वजह से ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। और उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, सुनामी कहेंगे। ठीक है, इसके कारण जो है तटीय क्षेत्रों में क्या रहता है, जान माल का भारी क्या होता है, नुकसान होता है। और उसके बाद है क्वेश्चन 4, इसमें आंसर पॉइंट 4 रहेगा। जैसे 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी हिंद महासागर में, जिसके कारण भारतीय सीमा का जो धुर दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, वो क्या हो गया, सुनामी के कारण पूरी तरह से डूब गया। इंदिरा पॉइंट जो है वो पूरी तरह से क्या हुआ, डूब गया। तो ये इसका आंसर रहेगा। और भी इसमें कोई रेलिवेंट पॉइंट हो तो बच्चे आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखेंगे, 18वीं सदी में मराठों के सैन्य अभियानों का वर्णन आपको करना है। 18वीं सदी में मराठों के सैन्य अभियान क्या क्या थे। तो मराठा जो है वो राज्य की स्थापना किसने की थी, शिवाजी ने की थी। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का क्या हुआ, काफ़ी विस्तार हुआ। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात जो है वो मुगलों से क्या कर लिए गए, छीन लिए गए। ठीक है, 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त ढक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। और 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब और पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा कर्नाटक में, दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक क्या हुई, फैल गई। तो ये सारा आंसर हो जाएगा कि 18वीं शताब्दी में जो मराठे हैं उनके सैन्य अभियान क्या क्या थे। अगला प्रश्न देखेंगे, केस आधारित प्रश्न है, तो आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास क्या है, आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों के समय ही लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। क्यों, क्योंकि आर्द्रता ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय क्या होता है, तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उगाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक पहुँच ही नहीं पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमेलाइड पैदा होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ से देखिए, पहला क्वेश्चन है, अमेज़न बेसिन क्षेत्र की कोई एक विशेषता जो है वो आपको बतानी है कि क्या विशेषता है। तो उसकी जो जलवायु है वो पूरे वर्ष क्या रहती है, गर्म और नम जलवायु रहती है। तो यहीं से आप मार्क कर लेंगे कि पूरे वर्ष यहाँ गर्म व नम जलवायु रहती है, ये आप लिख देंगे। इसके अलावा और भी पॉइंट ये लिख सकते हो, एक ये भी लिख सकते हो, यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है, ये भी पॉइंट लिख सकते हो। तो एक पॉइंट है 1 नंबर का, तो 1 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, अमेज़न बेसिन में वन इतने सघन क्यों होते हैं, तो ये आपको बताना है। आंसर यहीं से कर लेंगे। अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। ये जो है आपका दूसरे पॉइंट का आंसर हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पेड़ जो है वनस्पति उग जाती है। अगला प्रश्न है, अमेज़न वन में केवल छाया में बढ़ने वाली वनस्पति ही क्यों उगती है। तो यहीं से अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ केवल देखिए वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता।
ठीक है। और भूमि ये पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नमी बनी रहती है और यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। तो ये 2 नंबर का प्रश्न है, तो आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसको लिख दीजिए, ये तीसरे का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, इसको गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। तो यानी एक बिना सोचे समझे, बिना किसी तथ्य के, किसी के बारे में अपने मन में जो पुरानी चली आ रही परंपरा है उसके अनुसार धारणाएं बनाना क्या कहलाता है? रूढ़िबद्ध धारणा कहलाता है। तो इसका रूढ़िबद्ध धारणा को समझाना है तो इसका आंसर आप यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ से आंसर कर लेंगे कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या है? अपने आसपास से रूढ़िबद्ध धारणा का कोई एक उदाहरण आपको देना है, तो आप बहुत आसानी से दे सकते हो कि अपने आसपास किस टाइप की रूढ़िबद्ध धारणा आप देखते हो। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो कि जैसे कह सकते हो कि गांव के लोग जो है वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते, ठीक है। ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि गांव के लोग अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते, ये आप लिख सकते हो। दूसरा आप लिख सकते हो कि लड़कियां जो है लड़कियों को अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, तो ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़कियों को ही आना चाहिए, लड़कों को नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा है, जबकि खाना बनाना तो वो जो है कोई भी सीख सकता है। तीसरी रूढ़िबद्ध धारणा क्या है कि लड़के रोते नहीं हैं, ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा है, लड़के रोते नहीं हैं। क्लियर है? तो इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो। आप पेपर में कौन सी रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण लिख कर आए हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, रूढ़िबद्धता के क्या नुकसान हैं? तो क्या नुकसान हो सकते हैं? तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हम पहले ही व्यक्ति की बिना परख के अपने मन में उसके लिए एक धारणा बना लेते हैं और ये हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत जो है वो शायद हम में हो, तो ये हो सकता है। और ये धारणाएं क्या होती हैं? अधिकांशतः नकारात्मक होती हैं, जो कई बार खतरनाक भी हो जाती हैं। यानी हम किसी के प्रति अपने मन में पहले से ही विचार बना के रखते हैं जो कि उसके बारे में सही नहीं होता और कई बार वो हमें नुकसान जो है कर जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुछ लोगों यहाँ पे भी आपको गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण वे इस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, ऊपर से वो क्या है, वो लोग गरीब हैं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। तो लोग जो है वो भेदभाव, पहला क्वेश्चन है कि लोग भेदभाव करते क्यों हैं? क्योंकि लोग भेदभाव क्यों करते हैं? क्योंकि लोग जो है वो सामने वाले को क्या मानते हैं? अपने से नीचा मानते हैं, अपने से कमतर मानते हैं, इसीलिए वो उसके साथ भेदभाव करते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा पहले का? लोगों को अपने से कमतर मानने के कारण। कमतर क्या होता है? छोटा। कमतर क्या होता है बेटे? छोटा होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, कुछ लोगों को दोहरे भेदभाव का शिकार क्यों होना पड़ता है? तो कुछ लोग दोहरे भेदभाव का शिकार क्यों होते हैं? तो कई बार जो है क्या होता है, किसी समुदाय की संस्कृति को मूल्यवान न मानने के कारण क्या होता है, लोग क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। इसके साथ ही यदि वे गरीब हों तो उन्हें दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मतलब एक तो उनकी संस्कृति, उनके समुदाय को वैल्यू नहीं दी जा रही, ऊपर से फिर वो गरीब भी हो जाते हैं, तो इस वजह से उनको दोहरा भेदभाव जो है वो उसका सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे जो दिया गया है, समाज में भेदभाव को कम करने के कोई 2 उपाय बताइए। तो कोई भी 2 उपाय आप लिख सकते हो। विविधता को स्वीकार करना, कि हमें जो है स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारा जो देश है या हमारा जो सोसाइटी है उसके अंदर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं।
दूसरा, सभी संस्कृतियों को मूल्यवान मानना चाहिए। तीसरा, हम लिख सकते हैं कि शिक्षा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इन चीज़ों जो भेदभाव है ये कम किया जा सके। चौथा क्या लिख सकते हो? जागरूकता लिख सकते हो। हमें लोगों को क्या करना चाहिए? जागरूक करना चाहिए इस बारे में कि इस तरह से भेदभाव करने से कोई लाभ नहीं होता है, आपस में मतभेद होते हैं। पांचवा, कानून की सहायता ले सकते हैं हम। जो लोग नहीं मानते हैं और इस तरह से दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं भेदभाव के कारण, उनको कानून का डर होना चाहिए, है ना। तो इस तरह की चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? भेदभाव को अपने समाज में कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको लिखने हैं। खुशनूर, सच में देखो तो आज जो हम हैं वह हमें आसानी से नहीं मिला। हम लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, घर वालों को समझाना पड़ा, कभी झगड़ा भी करना पड़ा। यह सब इसलिए क्योंकि आज भी लड़कियों को कम खेलने देते हैं। तो ये भी देखो, ये एक रूढ़िबद्धता का उदाहरण हो जाएगा कि लड़कियों का काम खेलना नहीं है, घर को संभालना है। पहले समय में खेलकूद तो बहुत दूर की बात, कुछ लोग तो लड़कियों को पढ़ाते तक नहीं थे। मेरी माँ चाहती थी कि वे कुछ भी खास कर सके, पर उन्हें कोई मौका नहीं मिला। इसलिए मेरी माँ मुझे पढ़ाई के साथ सभी तरह के कामों में भाग लेने को कहती है, फिर चाहे खेल हो, तैरना हो या फिर ड्रामा हो। अफसाना, वैसे आज भी हम सबको खेल खत्म होते पर पहुंचना पड़ता है, होते ही घर पहुंचना पड़ता है, घर पहुंचना पड़ता है। लड़के तो खेल के बाद यहाँ वहाँ घूमकर बातें करके आराम से घर जाएं तो भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद स्कूल से घर आने के बाद मम्मी के साथ 2-3 घरों में सफाई का काम करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ और उसके बाद खेलने जा पाती हूँ। अपने घर में मम्मी की मदद करती हूँ। मेरे भाई को अगर चाय चाहिए तो वह खुद बनाए, तो माँ कहती है 3-3 बहनें फिर भी भाई को काम करना पड़ता है। तो क्वेश्चन देखेंगे, सच में देखो तो आज जो हम हैं वह हमें आसानी से नहीं मिला। खुशनूर ने ऐसा क्यों कहा है? ठीक है, तो उसने क्यों कहा ऐसा कि उसको जो है बहुत ज़्यादा घर वालों को समझाना पड़ा खेल के लिए। खुशनूर और उसके साथियों को घर वालों को समझाने और खेलने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, इसीलिए उसने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या है? खुशनूर को गतिविधियों में भाग लेने के लिए किसने प्रोत्साहित किया? तो आपको बताना है कि किसने प्रोत्साहित किया उसको भाग लेने के लिए। उसको जो है प्रोत्साहित किया उसकी माँ ने, खुशनूर की माँ ने उसको प्रोत्साहित किया था। तीसरा क्वेश्चन है, 3-3 बहनें हैं फिर भी भाई को काम करना पड़ता है, ये किस प्रकार का भेदभाव दर्शाता है? इसे दूर करने का कोई एक उपाय समझाइए। तो ये कैसा भेदभाव है? ये लैंगिक भेदभाव है। क्या है ये? लैंगिक भेदभाव, लड़के और लड़की में भेदभाव है ये। तो इसका आंसर लिख देंगे हम लैंगिक भेदभाव। और इसको कम कैसे किया जा सकता है? शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के द्वारा इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, अगला खंड च है, मानचित्र आधारित प्रश्न। भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर आपको ये सारी चीज़ें दर्शानी है। कर्नाटक, असम, गुजरात, पंजाब, ठीक है, ये सभी कुछ बताना है। तो इसमें तो ये दिया गया है आपको मैप। तो इस पर आपको सबसे पहले तो आपको पंजाब जो है वो बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पंजाब। ठीक है, ये पंजाब हो गया। उसके बाद आपको और क्या बताना है? आपको आसाम बताना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आसाम। ठीक है, उसके बाद आपको पश्चिम बंगाल बताना है। तो पश्चिम बंगाल कौन सा हो जाएगा? ये क्या है? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद बच्चे आपको गुजरात बताना है। तो ये हो जाएगा, कौन सा राज्य है ये वाला गुजरात हो जाएगा। उसके बाद कर्नाटक बताना है। तो कर्नाटक कौन सा हो जाएगा? ये जो है कौन सा है? ये कर्नाटक है। और बताना है तमिलनाडु। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तो कंप्लीट इस तरह से आप सभी स्टेट्स का, सभी राज्यों का आपको पता होना चाहिए। तो सभी की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी का पेपर बहुत बहुत बढ़िया जो है जाएगा बच्चों का, इवनिंग शिफ्ट वालों का। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट पेपर जो है उसको अभी अपलोड कर देंगे और आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।